हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे असामान्य व्यवहार के कारक। असामान्य व्यवहार के कई तरह के कारक थे, जिसमें से पहला कारक था जैविक कारक। जैविक कारक भी हमारे कई तरह से थे, जिसमें से 3 हम अब तक पढ़ चुके हैं। पहला था आनुवांशिक दोष, दूसरा था शरीर गठनात्मकता, तीसरा था जैव रासायनिक तथा चौथा है मस्तिष्क की दुष्क्रिया। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क की दुष्क्रिया यानी कि मस्तिष्क की क्रिया में बाधा उत्पन्न होना। मस्तिष्क की क्रियाओं में बाधा किस तरह से उत्पन्न होती है? जैसे या तो मस्तिष्क में कोई चोट लग जाए, या मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाए, या हम मादक पदार्थों का, जैसे शराब है, कोकेन है, हेरोइन है, मारिजुआना है, LSD है, कई तरह के मादक पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करने से मस्तिष्क अपना सही ढंग से काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा चौथा हमारा है हासी परिवर्तन, यानी बढ़ती उम्र के साथ भी हमारा मस्तिष्क जो है वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है और कई असामान्यताएं उसमें आ जाती हैं। सर्वप्रथम मस्तिष्क के चोट। अगर किसी दुर्घटना के कारण या किसी और चीज़ से हमारे मस्तिष्क में अगर चोट लग जाती है तो उसका व्यक्तित्व विघटन हो जाता है व्यक्ति का, और उसका असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। जैसे चोट लगने के कारण उसके न्यूरल जो चेंजेस आते हैं मस्तिष्क में वो दिखाई देते हैं, साथ ही कुछ मानसिक लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे उसकी याददाश्त चली जाती है या दोषपूर्ण हो जाती है उसकी स्मृति, उसको भ्रम होने लगता है, दृष्टि या श्रवण प्रत्यक्षीकरण में गड़बड़ी होने लगती है, यानी सुनने में, देखने में उसको सही प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उसका चिंतन विकृत हो जाता है, उसकी चेतना क्षीण हो जाती है। ये सारी चीज़ें अगर मस्तिष्क में चोट लग जाती है, कई बार वाक दोष भी हो जाते हैं। कई बार उसे अगर हाइपोथैलेमस में चोट लग गई तो उसकी कुछ संवेदनाएं हैं, भूख है, प्यास है, ये सारी चीज़ें भी उसके असामान्य व्यवहार में परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरा कारण है संक्रमण। संक्रमण के कारण भी मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं। अगर मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाए, जिसको जैसे हम ब्रेन सिफिलिस होता है, जिसको मस्तिष्क के उपदंश कहते हैं, एक संक्रामक रोग है जिसमें कि स्पायरोकाइट नाम का एक जीव होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क शरीर में प्रवेश करता है और व्यक्ति के मस्तिष्क को अपना शिकार बना लेता है। इस रोग में व्यक्ति बोलने में हकलाने लग जाता है, तुतलाता है, उसकी लिखावट भी अस्पष्ट होती है, यानी कि क्या लिखता है वो स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता है, उसके गति में असमन्वय हो जाता है, यानी कि उसकी जो चलने की, उठने बैठने की क्रियाएं हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। मानसिक लक्षण भी उसमें दिखाई देते हैं, जैसे स्मृति और निर्णय का ह्रास, उसकी स्मृति चली जाती है यानी कम हो जाती है, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन, तथा उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह पाती है। ऐसे लोग अपने विचार तथा व्यवहार में उनके विरोधाभास होता है और उसको वो पहचान नहीं पाते कि बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, उसमें वो अंतर नहीं कर पाते। उनका सांवेगिक व्यवहार भी अविश्वसनीय हो जाता है, अस्थिर हो जाता है कि वो किस समय क्या कर बैठें, इसका ज्ञान उनको नहीं होता। ना ही हम उनके व्यवहार को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो अब क्या कर देगा अगले ही पल। उनकी मानसिक अवस्था में बिना किसी कारण के उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक रीति रिवाजों को भी नहीं मानते हैं, सामाजिक मानकों का भी अनादर करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के उनके व्यवहार में असामान्यता दिखाई देने लगती है। तीसरा है मादकता, यानी कि किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करना। जब कोई व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन करता है तो उसकी दैहिक और मानसिक दोनों तरह के प्रभाव उसके शरीर और उसके व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। बोलचाल और दृष्टि में उसके विकृति आ जाती है, क्योंकि उसका अपनी भाषा पे कोई नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, इसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहता। उसकी दृष्टि भी विकृत हो जाती है।
तथा स्नायविक समन्वय में भी कमी आ जाती है, यानी कि उसका न्यूरल कोऑर्डिनेशन, वो क्या करना चाह रहा है, उसकी तंत्रिकाओं के समन्वय में कमी आ जाती है। उसको उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है। कई बार लकवे की स्थिति भी आ जाती है कि उसको पक्षाघात हो जाता है। तो इस तरह से जो मादक औषधि निर्भरता है वो व्यवहारों में असामान्यता लाती है। औषधि निर्भरता का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी मादक द्रव्य को या किसी भी औषधि को लेने लगे और उसके बाद उसको लिए बिना वो नहीं रह सकता, वो इतना डिपेंडेंट वो उस पर हो जाए कि जब वो लेगा तभी सही ढंग से काम कर पाएगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर पाएगा, तो वो कहलाती है मादक औषधि निर्भरता। तो इस तरह जब व्यक्ति उस पर निर्भर हो जाता है, उस मादक पदार्थ पे, तो उसके व्यवहार में असामान्यता दिखाई देने लगती है। अगर व्यक्ति बहुत लंबे समय तक निद्राकारी जो है मादक औषधियाँ लेने लग जाता है, यानी कि हम नींद की गोलियाँ या इस तरह की, जैसे आजकल बच्चे बहुत सारे कोरेक्स खांसी की दवाइयाँ लेते हैं, तो इनका सेवन अगर हम लंबे समय तक करते हैं तो व्यक्ति के एक सन्नीपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हाथ पाँव में सुन्न रहने लग जाती है। अगर अफीम का व्यसन करते हैं तो हमारे दृष्टि जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो विकृत हो जाता है। कोकेन के व्यसन से शारीरिक प्रत्यक्षीकरण संवेदनाओं में गड़बड़ी होती है। अगर व्यक्ति कोकीन लेता है तो शारीरिक संवेदनाएं, यानी हमारी जो कोई भी चीज़ को त्वचा से हम कोई स्पर्श नहीं कर पाएंगे, गरम, ठंडा, मीठा, ये सारी संवेदनाएं हमारे गड़बड़ हो जाती हैं। अगर मारिजुआना का व्यसन व्यक्ति करता है तो उसको समय प्रत्यक्षीकरण संबंधी विकृतियाँ होने लग जाती हैं। विभ्रांति उत्पादक जैसे कि LSD है, वो अगर व्यक्ति लेने लग जाता है तो जटिल मानसिक समस्याएं होने लग जाती हैं, उसको विभ्रांति होने लग जाती है। कई बार लोग कोई जहरीली धातु भी चाट लेते हैं या चबा लेते हैं, तो उससे भी व्यक्तित्व संबंधी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे अगर हम लेड चबा लें, जिसको हम शीशा कहते हैं, उसको अगर हम चबा लें तो हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उस पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, शारीरिक संतुलन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और अंगों में कंपन होने लग जाता है, व्यक्ति सुस्त रहने लग जाता है, चिड़चिड़ा रहने लग जाता है। इसी प्रकार चौथा हमारा कारक है ह्रासी परिवर्तन। ये परिवर्तन हमारे बढ़ती उम्र के साथ साथ आते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे मस्तिष्क जो है वो सिकुड़ने लग जाता है, उसके आकार में कमी आने लग जाती है और कुछ मस्तिष्क के अंगों में भी शिथिलता आ जाती है, तो वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का ह्रास होने लग जाता है, उनमें कमी आने लग जाती है, जिससे कि कई सामाजिक मानसिक समस्याएं व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। इस उम्र में, बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति में सहनशीलता, बीमारियों से बचने की क्षमता सब कम होने लग जाती हैं, जिससे कि उसको समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और उसका व्यवहार अपनुकूलित या असामान्य हो जाता है। सुनने और देखने संबंधी विकृतियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हमारी मस्तिष्क के दुष्क्रिया से संबंधित कारक थे। उसके बाद अगला कारक है हमारा, जिसको हम स्ट्रेस मॉडल या तनाव मॉडल कहते हैं। तनाव क्या है? तनाव एक हमारी शारीरिक अवस्था है जो कई कारणों से उत्पन्न होता है। जिन कारकों से तनाव उत्पन्न होता है उन्हें हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। ये हमारे दो तरह के होते हैं, भौतिक तथा मनोसामाजिक। भौतिक यानी कि बहुत तेज़ कोई चीज़, आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, कहीं बहुत तेज़ लाइट पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप में बैठे हैं, बहुत कम लाइट हो रही है, बहुत कम आवाज़ हो रही है, हमें सुनाई नहीं दिया, हम सुनना चाहते हैं, तेज़ आवाज़ नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है, या बहुत तेज़ आवाज़ है, हमारे कान में से निकल रही है। ये सारी चीज़ें हमारे भौतिक कारण होते हैं। बहुत ज़्यादा चिपचिपा मौसम हो रहा है, ये सारे भौतिक स्ट्रेसर्स होते हैं और व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न करते हैं। इसी तरह मनोसामाजिक स्ट्रेसर्स होते हैं, यानी साइको सोशल स्ट्रेसर्स होते हैं, जिनको जैसे व्यक्ति बहुत
मेहनत कर रहा है और उसको सफलता नहीं मिली, असफलता मिल गई। व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, उसकी अनिर्णय की स्थिति, कई बार व्यक्ति में द्वंद्व की स्थिति हो जाती है, मानसिक संघर्ष की, मैं काम करूं नहीं करूं, उसे मिलूं नहीं मिलूं, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मानसिक संघर्ष की स्थिति है, निराशा है, कुंठा है, असुरक्षा की भावना है। बहुत अच्छा काम कर रहा है व्यक्ति, फिर भी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। व्यक्ति अपने आप को पाप या दोष की भावना से ग्रसित मानता है। तो ये सारे हमारे मनोसामाजिक स्ट्रेसर्स कहलाते हैं, जो व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न करते हैं। तनाव के ऊपर हेंसी सेल ने बहुत शोध किया था और एक तनाव का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने उनके सिद्धांत को GAS कहा जाता है सामान्यतः, यानी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, यानी कि सामान्य लक्षण संलक्षण या सामान्य अनुकूलन संरक्षण कहा जाता है। इनके अनुसार जब भी व्यक्ति में कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है तो व्यक्ति कैसी प्रतिक्रिया करेगा, यह 2 कारकों के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि कोई भी परिस्थिति आई तो कैसे क्रिया करेगा, यह 2 कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है हाइपोथैलेमस और उसकी क्रियाशीलता, तथा दूसरा है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। ये दोनों कारक उस प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन दोनों तरह के कारकों से व्यक्ति से शरीर में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि व्यक्ति उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करता है, अपने आप को उसके अनुकूलित कर लेता है और एक रक्षात्मक अनुक्रिया, यानी कि उसको स्वयं को कोई चोट नहीं पहुँचे। स्वयं को चोट पहुँचने से मतलब है उसके ईगो को, उसके अहम को कोई ठेस नहीं पहुँचे और वो सही तरीके से उस तनाव से बाहर आ जाए, ऐसी क्रिया व्यक्ति करता है। सेली ने कहा कि व्यक्ति जब तनावपूर्ण स्थिति जब लंबे समय तक अगर बनी रहती है तो व्यक्ति इन 3 चरणों से होकर के गुजरता है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति के पास कोई समाधान नहीं होता उस परिस्थिति से निकलने के लिए, वो ये सोचता है कि चलो छोड़ो इसको, जब होगा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ जो है उसके लिए उन्होंने कहा ये 3 परिस्थितियों से होके गुजरता है। पहली परिस्थिति है प्रारंभिक चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था, यानी कि अलार्मिंग स्टेज है। अलार्मिंग स्टेज, इस समय व्यक्ति को चेतावनी मिल जाती है कि वह कुछ ऐसे कारकों से घिर गया है, भौतिक हो चाहे मनोसामाजिक कारकों से घिर गया है जो कि उसके लिए हानिकारक हैं और वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन उसके लिए एक चिंता का विषय वो बन जाता है। यानी कि उसको ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को कि इस समय तुम गंभीर परिस्थितियों से घिरे हुए हो, लेकिन तुम्हारे पास समाधान नहीं है। दूसरी अवस्था आती है प्रतिरोध की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी रेजिस्टेंस फेज जिसे कहते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उस समय हमारा हाइपोथैलेमस, एड्रिनल तथा पीयूष ग्रंथियाँ क्रियाशील हो जाती हैं और वो अपना श्राव बाहर निकालना शुरू करती हैं। और ऐसे परिवर्तनों का उद्देश्य ये होता है कि जो स्ट्रेसर के कारण, जो भौतिक और मनोसामाजिक कारक थे, उन कारकों से जो प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ा है उन प्रभावों को दूर करना होता है। ये परिवर्तन इसलिए होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को रक्षात्मक रखता है, बचाए रखता है, ताकि उस स्ट्रेस का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तीसरी अवस्था होती है थकान की अवस्था, एग्जॉक्शन फेज, यानी कि रक्षात्मक जब प्रतिक्रिया हो जाती है उसके बावजूद भी अगर तनाव ख़त्म नहीं रहता है तब व्यक्ति को थकान का अनुभव होता है और उसमें शारीरिक मानसिक उपद्रव्य प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस व्यक्ति के अंदर शुरू हो जाता है और यहीं से व्यक्ति में असामान्यता या असामान्य व्यवहार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर व्यक्ति अपने आप को उस समय तक नहीं संभाल पाता है तो व्यक्ति का व्यवहार जो है वो असामान्य व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है।